सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब रईस हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट आफ्ताब रईस ऑफिशियल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो तहसीलदार के टॉपर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी सक्सेस स्टोरी के राज जानने की कोशिश करेंगे, आप नाज़रीन को भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं। मेरा नाम जैसे आप जानते हैं हारून ताहिर है। मैं बेसिकली ज़िला कसूर से मेरा ताल्लुक़ है, मगर पिछले कोई तकरीबन 8-9 साल से मैं लाहौर में ही रिहाइश पजीर हूँ और यहीं से ही मैंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की है। ठीक है। सो दैट अच्छा सर, आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है। उसके साथ साथ मैंने लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया हुआ है। सो दैट इज़ माय हायर। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपने तहसीलदार का एग्ज़ाम किया, बल्कि पास नहीं आपने टॉप किया पूरे पंजाब में। तो ये क्या स्ट्रगल थी आपकी, कैसे आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, कब स्टार्ट आपने लिया? थैंक यू वेरी मच। मेरा स्टार्ट तो इस तरह था कि 2020 में डिग्रीज कंप्लीट हुई थी। उसके बाद सोचा क्या करना चाहिए, जिस तरह सभी एस्पायरेंट्स का एक सवाल होता है। जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद कुछ नई डिग्रीज कंप्लीट की होंगी उन्होंने, तो वो भी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। तो मेरी भी सिचुएशन कुछ डिफरेंट नहीं थी, मगर ये था कि देन मुझे शुरू से ये आइडिया था कि मैं अगर कभी मूव करूँगा तो वो पब्लिक सर्विस की तरफ मूव करूँगा। उसके लिए एक ऑप्शन पीएमएस की थी। पीएमएस का उस वक्त सोचा कि अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर वन पेपर की ऑप्शन दूसरी थी, तो वन पेपर की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि तहसीलदार के एग्ज़ाम में हमने खुद देखा है कि सीएसएस लेवल के स्टूडेंट, पीएमएस की तैयारी किए हुए स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए हैं, वो इसको पास नहीं कर सके और आपने इसमें टॉप कर लिया। कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी कि आप उनको मात दे के आप इतने आगे चले गए? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आई थिंक इट इज़ अल्लाह's ब्लेसिंग। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है और आई एम हम्बल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो बाकी स्ट्रेटजी का ये है कि रिटन स्टेप बाय स्टेप होता है, चूँकि एज यू नो पहले रिटन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। रिटन के लिए यू नीड टू हैव वेल बैलेंस्ड स्टडीज़, उसके लिए भी फिर मुझे साथ साथ वो मैं करता रहा। इंटरव्यू के लिए यू नीड अ वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, यू नीड टू वर्क ऑन अदर स्किल्स लाइक आपने जो पैनल है उसको इंगेज कैसे करना है, उसके साथ बात कैसे करनी है, ड्रेसिंग कैसी करनी है। सो ये सारी चीज़ों को भी देखा, इन चीज़ों पे भी वर्क किया। तो बाकी स्ट्रेटजी तो मेरे ख्याल में यही है कि आप पढ़ें और अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, तो आई थिंक इट शैल नॉट बी टू डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें बताएं कि आपने कानून की डिग्री हासिल की, आपने यूएमटी से लिटरेचर में मास्टर्स भी किया आपने, ये आपने दोनों जो सब्जेक्ट थे ये क्यों आपने चूज़ किए? अच्छा, लॉ का ये था कि आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ फैसिनेटेड बाय इट, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो हमारे मुल्क चलते हैं, देयर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज़ अ प्रेसिडेंट एंड देन गवर्नर्स, एक पूरी मशीनरी होती है। सो हाउ दिस मशीनरी वर्क्स, उसमें फिर एक तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शन थी कि मैं उसको ऑप्ट करूँ, दूसरी लॉ की थी। आई ऑप्टेड फॉर लॉ क्योंकि एट द टाइम मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इसके अंदर करियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। आई कुड मूव टूवर्ड्स प्रैक्टिस, उसमें भी फिर ये चीज़ें सारी जो है। तो साथ में लिटरेचर का ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि रियासती मशीनरी को समझने में और अपने हुकूक व फ़राइज़ को समझने में ये हेल्पफुल होती है। एट द सेम टाइम लिटरेचर इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिग्री जो कि सोसाइटी की अक्कास होती है। ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था हिस्ट्री में कि आप सोसाइटीज़ के बारे में जानें, फिर वो राइटर्स की ज़ुबान से जानें, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो दैट वाज माय रीज़न फॉर ऑप्टिंग दिस डिग्री। अच्छा, एक और चीज़ हमें आप बताएं कि आपने ये जो अपना कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी है, ये आपने किसके कहने पे स्टार्ट की, कब आपको पता चला इसके बारे में? यूजली तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता कि यार ये क्या आगे होता है या गवर्नमेंट जॉब्स कैसे मिलती है, आपको किसने बताया था? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब ज़ेर तालीम था तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनमें से उन्होंने बैक एट द टाइम व्हेन आई गॉट एडमिटेड इनटू पंजाब यूनिवर्सिटी, तब उन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था। तो 2019 में जब सीट्स आई तो उन्होंने मुझे भी थोड़ा कहा कि यार यू शुड गो टूवर्ड्स दिस जॉब। तो मेरा तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमेशा से पब्लिक सर्विस में बड़ा इंटरेस्ट था और बड़ा उसके अंदर एक मुझे फैसिनेटिंग लगता था।
तो मैंने फिर सोचा कि वाई नॉट। वो फिर मैंने खैर तैयारी नहीं कर पाया चूँकि मैं 2 डिग्रीज एट द सेम टाइम कर रहा था, और उस वक्त कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ, उस वक्त सीरियस नहीं लिया, जिस तरह काफ़ी एस्पायरेंट शुरू में ये मिस्टेक्स करते हैं। तो बहरहाल रिटर्न पास हो गया। इंटरव्यू में आई कुड नॉट गेट दी एलोकेशन थोड़े से मार्जिन से। उसके बाद फिर चूँकि वो मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो 2020 में जब मेरी डिग्रीज कंप्लीट हुई तो फिर मैंने इसको फिर फुल फ्लैच जो है उसको परस्यू करना शुरू किया। अच्छा सर, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो कंपटीशन के बारे में उनको पता चलता है कि आपका इतने लोगों के साथ आपका मुकाबला होगा, आपने उनको बीट करके आगे जाना है, तो हर स्टूडेंट में मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई उसमें कमी होती है। किसी के अंदर कोई इंग्लिश अपना ग्रामर का मसला आता है, किसी का राइटिंग का मसला होता है, या कोई ये समझता है कि यार मैं बड़े बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, वो ये चीज़ें देखकर आगे नहीं बढ़ता। मुझे आप ये बताएं कि ये क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं, और मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपके अंदर कौन सी ऐसे अपना शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह जो आपको, क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि आपको लगता था कि आप आगे जाकर मुकाबला नहीं कर सकते? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, और ये सही बात है आपकी कि कोई ना कोई वीकनेस जो है ना वो हम सब में कहीं ना कहीं वी आर लैगिंग समवेयर एज फार एज द प्रिपरेशन इज़ कंसर्न। तो मेरा ख्याल है कि उस वीकनेस से भागना नहीं चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा ताल्लुक़ भी रूरल बैकग्राउंड से ही है। मैं भी एक गांव से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी स्कूलिंग भी बड़ी नॉर्मल सी, हम्बल सी स्कूलिंग है, कोई ऐसा कोई ख़ास एचिसोनियन नहीं हूँ मैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जब आप अपनी उन चीज़ों पे, उन एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, तो फिर वो फ़र्क नहीं रह जाता कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ से नहीं है। रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ ऐसे तो आपको मुतासिर नहीं करता। उसमें यही है कि आपकी शायद उर्दू ज़्यादा सलीस ना हो एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज़ बीन स्पीकिंग उर्दू एज फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन you can work on it, you can speak Urdu and you can refine it by studying it or by speaking it. और बड़े लोग मुझसे इंग्लिश के बारे में ये क्वेश्चन भी करते हैं बल्कि कि how to improve it, and I tell them that you need to read and you need to speak it. अब कहाँ बोला जाए उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं होता। अब नाउ आई एम इन द इंटरव्यू, तो मैं नेचुरली बोल रहा हूँ, तो हालांकि यहाँ पे मैं उर्दू में भी आपसे बात कर सकता हूँ, पंजाबी में भी कर सकता हूँ, बट आई एम स्पीकिंग इट। सो इसको बोलें, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर होगी। लोगों को मिलते हैं तो एक अच्छे तरीके से उनके साथ बात करने का, चीज़ों को ऑब्जर्व किया करें, एंड इट शैल डू फाइन। बाकी जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करें, देयर इज़ नो रनिंग अवे फ्रॉम योर वीकनेस। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ हमें बताएं कि आपने अभी माशाल्लाह आप तहसीलदार आपने टॉप किया पूरे पंजाब में, पहले नंबर पे आप आए हैं, तो आपने इसके अलावा कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन कौन से रिटर्न आपने क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए, और किस में आपकी सिलेक्शन हुई है, ये बताएं ज़रा। श्योर। मैंने 2019 वाला एक तो रिटर्न क्वालिफाई किया था, आई कुड नॉट गेट एलोकेटेड। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने रिटर्न क्वालिफाई किए हैं सब में आई हैव बीन एलोकेटेड। तो उसमें असिस्टेंट SNJD शामिल है, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन है, नायब तहसीलदार का रिटर्न क्लियर था, आई डिड नॉट अपीयर इन द इंटरव्यू। हाँ, एज अ लेबर ऑफिसर 2020 में ही को तैयारी के कुछ 4 माह बाद उसका पेपर हुआ था। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ लेबर ऑफिसर, तो मैंने फिर वो 1 साल जॉब भी की है प्रायर टू कमिंग टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर ज्वाइनिंग एज अ तहसीलदार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी पास किया, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन भी मैंने आपको बताया। तो आई हैव लाइक 5 रिकमेंडेशंस, फाइनल रिकमेंडेशंस, और कुछ 7-8 पेपर्स भी क्लियर हैं रिटर्न। सर क्या टेक्निक थी? मैंने देखा है कि बड़े एस्पायरेंट्स हैं, लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, बड़े अपना 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, एक रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। आपने इतने छोटे से टेन्योर में इतने एग्जाम क्लियर किए, रिकमेंडेशन आपकी हुई बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, 14, 16, 17 स्केल की आपकी हुई है, ये आपके पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर्स जो हमेशा मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए रहे हैं। अख्तर मलिक साहब हैं, अदनान बशीर साहब हैं, तैमूर आदिल शेख साहब हैं, एंड मैनी अदर्स। दे आर फ्रॉम PMS एंड दे वर सॉर्ट ऑफ माई सीनियर्स, माई सक्सेसर्स, प्रेडिसेसर्स भी थे इस मामले में, तो मुझे हमेशा उनसे गाइडेंस मिलती रही। उसमें मैंने तो जो सीखा है वो ये है कि योर स्मार्ट वर्क, द वे यू वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक फजूल चीज़ पे अपनी टाइम इन्वेस्ट करते रहेंगे या एक ही चीज़ पे अपना सारा टाइम लगा देंगे, तो ऑब्वियसली यू कांट मेक इट टू द लिस्ट। उसमें ये होता है कि देयर इज़ अ सिलेबस फॉर एवरी जॉब। वो सिलेबस फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का होता है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एडवर्टाइजमेंट का सिलेबस भी नहीं देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखें, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों के रिसोर्स मटेरियल्स
वो आपको अच्छे वाले चूज़ करें। बड़े कॉमन रिसोर्स मटेरियल्स हैं, इम्तियाज़ शाहिद की उनके पास पेपर्स हैं, डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ की वन लाइनर है, वो नजीब साहब हैं, आई थिंक उनका कारवान का कोई इंसाइक्लोपीडिया। इस तरह देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। देयर आर मैनी पीपल हु हैव मेंशन दीज रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ओवर बाय नाउ। तो उन रिसोर्सेज को पढ़ें। योर प्राइमरी रिसोर्स शुड बी द पास्ट पेपर्स। इसके अलावा अपना जनरल नॉलेज इम्प्रूव करें। एक सिर्फ उसमें ना पढ़ें कि जी ये सिलेबस है तो यही हमने पढ़ना है, इधर उधर की चीज़ें भी पढ़ते रहा करें, न्यूज़पेपर को पढ़ा करें। तो all these things will build your capacity. So what you need to do is that at the same time when you are preparing for PPSC, you need to be working on your capacity building, your knowledge, your communication skills और ये वो चीज़ें। So these are the strategies. सर आगे अब आपका तहसीलदार होने के बाद क्या प्लान है? आप इसी जॉब में रहेंगे, इसी में वर्क करेंगे, या इंशाल्लाह आपका कोई नेक्स्ट प्लान है PMSCS की तरफ जाने का? नहीं, इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे। मेरा इरादा है CSS की तरफ मूव ऑन करने का। PMS इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट फिलहाल CSS की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग फॉर दैट वेरी सून। सर अगर आप CSS में आप अपीयर होते हैं और आपका कोई CSS क्लियर करने के बाद आपका कोई जो ग्रुप है वो तकरीबन को सेकंड लास्ट ग्रुप आ जाता है, और आपके पास एक तहसीलदार वाली एक ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप उस लास्ट वाले CSS के ग्रुप में चले जाएंगे या आप इसको बेहतर समझते हैं? दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ माई थिंग। मुझे बड़ा ऐसा महसूस होता है कि आई वुड डू वेल इन एडमिनिस्ट्रेशन, बट CSS इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग, CSS इज़ समथिंग बिग। तो ये बड़ी मुश्किल चॉइस होगी। अगर कभी वक्त आता है तो आई विल लुक इनटू इट। मैं एक रैशनल डिसीजन लेना चाहूँगा इस मामले पे, मगर अभी तो इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। बाकी विश मी लक कि मैं कहीं ऊपर वाले ग्रुप में कहीं आ जाऊँ। चले सर, आपके लिए बेस्ट विशेस। सर अब हमें ये बताएं कि जो आपकी चूंकि ग्रिप जो है वो हमने देखा है और महसूस किया और आपसे सुना भी है कि आपकी जो ग्रिप है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वन पेपर है उस पर आपकी अच्छी ग्रिप है। तो सर जो PPSC के एस्पायरेंट्स हैं, आप उनके हवाले से ज़रा बताएं कि क्या उनको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर याद करने चाहिए, MCQ की हद तक रहना चाहिए, या उनको आगे जो फर्दर स्टडी में जाना चाहिए, डिटेल स्टडी करनी चाहिए? इसके हवाले से आप बताएं। अच्छा, डिटेल स्टडी का ना हमेशा एक एक्सटेंट होता है। ऐसा नहीं करें कि आप यूनाइटेड नेशंस की करें तो फिर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर PhD करने बैठ जाएं। यू डोंट नीड टू डू दैट। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट UN। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री को पढ़ें, उसका हेड कौन है, उसकी जो फिर बॉडीज़ हैं, अटैच्ड बॉडीज़ हैं, उनके हेड्स कौन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि PPSC में कभी भी 100 सवाल किसी को भी नहीं आते होते, और 100 के लिए स्ट्राइव तो करना चाहिए। 100 के लिए अपनी इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने पहले से बताया कि सिलेबस होता है, सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी करें, बट टू सर्टेन एक्सटेंट करें। वो इन डेप्थ स्टडी होती है, मगर यू डोंट नीड टू राइट अ थीसिस ऑन एनीथिंग जो उसमें फिर आ रही है। तो दैट इज़ व्हाट आई टेल द एस्पायरेंट्स। अच्छा सर, एस्पायरेंट्स के को आप एक तो ये बताएं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें ना कोई कमी कुताही पाई जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी की इंग्लिश ग्रामर वीक है, किसी की हैंड राइटिंग वीक है, ग्रामर इंग्लिश का मसला है, तो वो क्या करते हैं, वो 3-4 साल तैयारी उन्होंने तैयारी की है, उनका कोई रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू तक नहीं गए, तो वो वहाँ पे आगे जाके छोड़ देते हैं और किसी नई जगह पे चले जाते हैं, किसी नई तैयारी की तरफ या नई किसी फील्ड में चले जाते हैं। तो क्या इतनी 3-4 साल अपने ज़ाया करने के बाद, क्योंकि मैं उसको ज़ाया इस वजह से कहूँगा कि उसको छोड़ के चले गए हैं, उसका फ़ायदा उनको नहीं हुआ, उनको छोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा, पेपर पास नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए उनको? मेरा ख्याल है कि ये एक ज़ाती चॉइस है। देयर आर थिंग्स जो जाहिर है, आई एम इन नो वन एल्सेस शूज़, मुझे तो मेरी सिचुएशंस का ही पता है। सो मैं इसको एक बड़ी पर्सनल चॉइस समझता हूँ, मगर ये ज़रूर है कि हिम्मत ना हारें। यू शुड नॉट गिव अप। आपने इतने पेपर्स दिए हैं तो समथिंग मेक्स यू यूनिक, जो शायद मेरे पास भी नहीं है। वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपने जो इतना तजर्बा हासिल किया 3-4 साल में, वो बड़ा वैल्यूएबल है। उसको यूटिलाइज़ करें, उसको एनालाइज करें कि आपने क्या मिस्टेक्स की और अब कहाँ आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। और विद दिस मच एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए पेपर क्लियर करना को बड़ा मुश्किल काम होता है।
गिवन द फैक्ट कि आपने उन चीज़ों को एनालाइज किया है और आपने अपनी वीकनेसेस पे काम किया है, यू कैन डू इट, एनीबडी कैन डू सर इट। लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फर्दर आगे अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत हौसला दिया वो सीएसएस की तरफ हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल पे आने का अगेन। बाकी मेरा पैगाम एस्पायरेंट्स के लिए यही होगा कि वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। आपने पढ़ना है तो अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क पे तवज्जो दें, नॉट दी अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डू, ठीक है। कंसिस्टेंट रहें। ये इतने पेपर्स होते हैं, कभी कभी पास्ट पेपर्स के बंदा देख के कहता है कि मैं ये कैसे करूँगा, लेकिन व्हेन यू आर कंसिस्टेंट तो ये तो मेरे ख्याल में 2 महीने में हो जाती। सो अगर आप फ्यूचर में कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो पहली बात तो ये कि ये अपने जहन से निकाल दें कि आप 15 दिन में कोई पेपर क्लियर कर लेंगे। You need to give 2-3 months. That is it. 2-3 months of consistent study, and believe me, you will improve a lot. मैंने भी कई पेपर्स ऐसे हैं जिनमें मैं रिटर्न लिस्ट में नहीं आ सका, लेकिन उनसे मुझे वैल्यूएबल तजर्बा हासिल हुआ था, जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया, उससे सीखा, उन चीज़ों पे काम किया, एंड आई मेड इट टू हेयर। और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना ना भूलें। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वट वी डू इज़ फॉर आवर लाइफ। our life is not dedicated to our job only। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में बड़ी चेक होती हैं। यू नीड टू बी अ वेल ग्रोन पर्सनैलिटी, यू डोंट नीड टू बी अ सैडिस्ट और अ पर्सन हु इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ बुक वर्म जिसको कोई प्रैक्टिकल लाइफ का पता नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, पढ़ें, खुश रहें, दैट इज़ इट। थैंक यू सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला है। नाज़रीन, अपने मेहमान और मेज़बान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी और पर्सनैलिटी को लेके आएंगे और उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट स्टोरी आए उसको आप देखना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।